पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई लगातार जारी है। तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब पंजशीर के सभी हिस्से पर कब्जा किया जा चुका है। बड़ी खबर यह है कि अहमद मसूद के रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दाश्ती की तालिबानी हमले में मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से स्थानीय मीडिया ने यह खबर बताई है। फहीम दाश्ती के साथ साथ अहमद मसूद के भतीजे और पूर्व मुजाहिदीन कमांडर जनरल अब्दुल उद जारे के भी मारे जाने की खबर है। दाश्ती और जारी की मौत पंजशीर के रोखा जिले के दाश्तक इलाके में होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंजशीर में पहले से मौजूद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर अहमद मसूद पिछले 3 दिन से ताजिकिस्तान में हैं। अब पाकिस्तान ड्रोन ने पंजशीर में बम बरसाए हैं। तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स ने पंजशीर पर कब्जे की कवायद की है। ये बड़ा दावा किया है अफगानिस्तान के सामंगत प्रांत के सांसद जिया अरियानजाद ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पंजशीर में पाकिस्तान के ड्रोन ने स्मार्ट बम बरसाए। इन दावों के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल में हैं। 2 दिन पहले ही वो तालिबानी नेताओं से मिले और अब उन्होंने हिज़्ब इस्लामी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार से मुलाकात की है। तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि अब उसका पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है। ये दावा मुख्य रूप से पंजशीर को लेकर है, क्योंकि इसी प्रांत पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर अब उसके कब्जे में है, जबकि रेजिस्टेंस फोर्स लगातार खंडन करता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। राकेश टिकैत ने PM मोदी और CM योगी को यूपी में बाहरी बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि आप उत्तराखंड की जमीन पर जीतकर प्रधानमंत्री बनो, कोई ऐतराज नहीं है। गुजरात की जमीन पर जीतकर प्रधानमंत्री बनो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यूपी की जमीन पर नहीं। साथ ही राकेश टिकैत ने बीजेपी नेताओं को देश तोड़ने वाला बताया। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पर जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बहाने विरोधी पार्टियों ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। किसान महापंचायत पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि गूंज रही है सत्य की पुकार, तुम्हें सुनना होगा अन्यायी सरकार। वहीं भदोही की जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान जमा हुए। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आय कम हो गई। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। केशव मौर्य ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और BSP के लोग हैं। जैसे शाहीन बाग में आंदोलन टाएं टाएं फिस हुआ था, वैसा ही हाल इस किसान आंदोलन का भी होगा। केशव मौर्य ने कहा कि अभी चुनाव होने हैं, ऐसे में पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि अब किसानों के आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। RSS पर विवादित बयान देने वाले गीतकार और लेखक जावेद अख्तर की मुश्किलें कम नहीं हो रही। जावेद अख्तर के बयान पर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल भी मुंबई में जावेद अख्तर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल अपने एक बयान में जावेद अख्तर ने कहा था कि भारत एक सेक्युलर देश है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो RSS और VHP को सपोर्ट करते हैं, जिनकी विचारधारा नाजी के समान है। राम कदम समेत बीजेपी नेताओं ने जावेद अख्तर से अपने बयान पर माफी की मांग की है। अयोध्या के परमहंस दास ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। यूपी के बाराबंकी पहुंचे परमहंस दास ने मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने की मांग की। साथ ही कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले मुसलमान पाकिस्तान जाएं। इसके साथ ही परमहंस दास ने ओवैसी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी की रैली के पोस्टर में
अगर फैजाबाद की जगह अयोध्या नहीं लिखा जाता तो हम अयोध्या में ओवैसी की रैली नहीं होने देंगे। 7 सितंबर को ओवैसी की अयोध्या में रैली होनी है, लेकिन अपने बयान में भी ओवैसी अयोध्या को फैजाबाद ही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के कोरोना वॉरियर से बातचीत करेंगे। इसके साथ पीएम कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जुड़ेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद में प्रदेश के कई जिलों के लोगों को जोड़ा जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज दिल्ली में ईडी के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक बनर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले उनकी पत्नी को भी एजेंसी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए अपने घर पर पूछताछ करने का अनुरोध किया था। ईडी का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तमाम एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उपचुनाव की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ममता बनर्जी का नाम भवानीपुर विधानसभा सीट से घोषित कर दिया। ममता बनर्जी के अलावा जंगीपुर विधानसभा सीट से जाकिर हुसैन और शमशेरगंज सीट से अमीरुल इस्लाम टीएमसी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम सीट से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले ऐलान कर दिया था कि वो भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। 30 सितंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी और नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। शुभ्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तलब किया है। आज कोलकाता के सीआईडी दफ्तर में शुभेंदु अधिकारी पेश हो सकते हैं। साल 2018 में गोली लगने से शुभेंदु अधिकारी के अंगरक्षक शुभ्रत चक्रवर्ती की मौत हुई थी। शुभ्रत चक्रवर्ती की मौत का मामला सीआईडी को इसी साल जुलाई में सौंपा गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से ठीक पहले रवि शास्त्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रवि शास्त्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद टीम इंडिया के 3 सपोर्टिंग स्टाफ को भी आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के बाद एक कार हादसे का शिकार हो गई। वहां एक बरसाती नाले में मूसलाधार बारिश के पानी ने सैलाब का रूप ले लिया। उसी सैलाब की चपेट में वो कार आ गई, लेकिन गनीमत रही कि उसमें सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बरसाती नाले में उफान की वजह से दोनों ओर देर तक गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। यातायात बाधित रहा। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत खत्म होती नहीं दिख रही है। वहां आए दिन भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित होता दिख रहा है। अब बिलासपुर के स्वार घाट में लैंडस्लाइड की वजह से अचानक भारी पेड़ आती जाती गाड़ियों पर गिर गया। हादसे की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद है। भूस्खलन के चलते पार्किंग के बगल में ऊपर की ओर मौजूद बड़ा पेड़ अचानक धराशायी हो गया। गनीमत रही कि गाड़ियों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से लूट का लाखों का सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक प्राचार्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यहां माचलपुर के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य ने छात्रों से अभद्रता की है। आरोपों के मुताबिक प्राचार्य ने लड़कियों से कपड़े न पहनकर आने के लिए कहा था, जिसके विरोध में छात्राओं ने थाने तक मार्च निकाला। अब प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने गैस का पाइप अपनी पत्नी के मुंह में डालकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी अपनी बच्ची के साथ फरार हो गया था, मगर मोबाइल फोन ट्रेस करके पुलिस ने आरोपी को इटारसी से गिरफ्तार कर लिया। ठाणे पुलिस ने आरोपी को जब गिरफ्तार किया तो वो एक ट्रेन में सवार था। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में एक हार्डवेयर की दुकान में लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये 2 बदमाश
तमंचे के साथ दुकान में प्रवेश करते हैं। ये दुकानदार से पैसा निकालने को कहते हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक बदमाश ने दुकानदार के पैर में गोली भी मार दी। तस्वीरें बाहरी दिल्ली के खेड़ा गांव की बताई जा रही हैं। ओवल टेस्ट में आज 5वें और आखिरी दिन का खेल खेला जाएगा। कल चौथे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी 466 रनों पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया। उसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 77 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से चौथे दिन विराट कोहली, ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। अब भारत को जीत के लिए 10 विकेट की जरूरत है। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का रविवार को समापन हो गया। 13 दिनों तक चले इन खेलों के समापन के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। पैरालंपिक खेलों के समापन के दौरान जापान के सम्राट नारुहितो के भाई क्राउन प्रिंस अकिशिनो भी नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। इस बार पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रचा है। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को धमकियां मंजूर नहीं। परमाणु वार्ता पर उन्होंने कहा कि ईरानी लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए निर्णय लिया जाए। साथ ही अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाए। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री इटली की राजधानी रोम पहुंचे। दुनिया भर में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ रही चुनौतियों पर नेताओं की बातचीत होगी। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में तहरीके तालिबान ने आत्मघाती हमला किया। हमले में 4 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। यमन की हौथी ग्रुप ने सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर हमला किया। रास तनु आरा और जिद्दा की रिफाइनरियों पर हमला किया गया। हौथी ग्रुप ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की जानकारी दी। ड्रोन के साथ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। जातिवाद और पर्यावरण के मुद्दे पर हजारों की संख्या में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। काम करने के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की गई। दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इससे शैनडोंग प्रोविंस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सड़कों पर पेड़ उखड़ गए, कई जगहों पर पानी भर गया। चीन ने कोरोना वैक्सीनेशन में लंबी छलांग लगाई। देश भर में 2 अरब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 6,66,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। अब तक कुल 22 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 45,78,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी में पहली बार स्पेन के शहर में सांडों की दौड़ हुई। सैकड़ों लोगों ने सांडों के आगे दौड़ लगाई। स्पेन में ये खेल काफी प्रचलित है। यूएन ने अगले 9 सालों के लिए $150 बिलियन के विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए अमीरात डेवलपमेंट बैंक 5 बिलियन दिरहम का निवेश करेगा।